मेरा नाम रोहित है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 6 साल पहले बारिश के मौसम में हुई थी। तब मुझे इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी थी, तो मैंने जॉब की वजह से इंदौर जाने की तैयारी की। मैंने घर वालों से बात की और मैं इंदौर जाने के लिए निकल गया। मेरे गांव से इंदौर ज़्यादा दूर ना होने की वजह से मैं इंदौर को अपनी बाइक से ही निकल गया। इंदौर को मैं रात को पहुंचा। वहां पर पहुंचते ही मैंने एक होटल देखा और होटल में जाकर मैंने रात गुजारी। दूसरे दिन मुझे कंपनी ज्वाइन करनी थी, तो उस वजह से मैं जल्दी से तैयार होकर कंपनी के लिए निकल पड़ा। कंपनी में पहुंचते ही एक आदमी को हमारे साहब के ऑफिस के बारे में पूछकर मैं हमारे साहब के ऑफिस में चला गया और साहब से मिला। तो साहब ने मुझे कंपनी की पूरी फॉर्मेलिटीज बता दी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें कंपनी की तरफ से रहना और खाना मिलने वाला है। तो मैं साहब को ठीक है बोला और ऑफिस के बाहर आया। बाहर आते ही मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम स्वप्निल था। जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो मुझे बोला, मैं भी अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ और मैं मेरे पिताजी के साथ इस शहर में कंपनी ने दी हुई एक रूम में रहता हूँ। हम दोनों ने तकरीबन 1 घंटा बात की और फिर हम दोनों अपने अपने काम में जुट गए। लेकिन हम दोनों में थोड़े ही दिनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हुई। मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों अभी अभी नहीं बल्कि बरसों पुराने दोस्त थे। हमारा ऑफिस सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता था। अब वहाँ पर काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था। एक रात मैं मेरे रूम में सोया हुआ था। बारिश काफ़ी जोर से हो रही थी। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर मैंने टाइम देखा तो रात के 1:30 बजे थे और फ़ोन स्वप्निल का था। स्वप्निल मुझे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई आवाज़ में बोल रहा था, अरे यार रोहित, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और इतनी रात को मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। रोहित, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं उसे बोला, अरे स्वप्निल, तू टेंशन मत ले, रुक, मैं अभी तेरे रूम पर आ रहा हूँ। बारिश होने के कारण मैंने मेरा रेनकोट पहना और अपने बाइक से मैं जल्दी से स्वप्निल के रूम पर पहुंच गया। स्वप्निल के पिताजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और हमें अभी इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो भी मिलने वाला नहीं था। उस वजह से हमने स्वप्निल के पिताजी को मेरी बाइक से ही हॉस्पिटल पर पहुंचा दिया। हॉस्पिटल पर पहुंचते ही वहां के काउंटर पर एक नर्स थी जो सोई हुई थी। उस काउंटर के पास जाकर हमने नर्स को आवाज दी तो वो उठ गई। फिर हमने नर्स को पिताजी के बारे में बताया तो नर्स ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। तो डॉक्टर ने उस नर्स को स्वप्निल के पिताजी को एडमिट करने को बोला। फिर नर्स ने स्वप्निल के पिताजी को एक रूम में एडमिट करा दिया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आए। डॉक्टर ने स्वप्निल के पिताजी को चेक किया और वो हमें बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोलकर डॉक्टर चले गए। वो नर्स भी काउंटर पर चली गई। स्वप्निल के पिताजी अब सो गए थे और स्वप्निल उसके पिताजी के पास बेड पर बैठा हुआ था और मैं थोड़ी देर वहां पर रुककर रूम के बाहर आया। अब रात के 2:30 बजे थे। मैंने रूम के बाहर एक नज़र डाली तो बाहर हॉस्पिटल का पैसेज पूरी तरह से खाली था और हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा सुनसान लग रहा था। मुझे बाथरूम आई थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल के बाथरूम में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे हॉस्पिटल का बाथरूम कहाँ है ये भी पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर बाथरूम करके आता हूँ। तो मैं जल्दी से चलते हुए हॉस्पिटल के बाहर आया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और काफ़ी घना अंधेरा भी छाया हुआ था। फिर मैं बाथरूम करने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो मेरी नज़र हॉस्पिटल के पीछे गई तो वहाँ पर मुझे एक जगह दिख रही थी। तो मैं हॉस्पिटल के पीछे जाकर बाथरूम करके वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल ही रहा था कि तभी मेरी कानों पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने थोड़ी गौर से वो आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ हॉस्पिटल के पीछे एक घर था वहाँ से आ रही थी। मैं सोच में गिर गया कि इतनी रात को इस घर के लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं घबराते हुए उस घर के दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे से घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा।
लेकिन मुझे अंदर का कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। तभी मुझे उस घर की एक खिड़की दिखी। उस खिड़की के पास जाकर मैंने वो खिड़की देखी तो वो खिड़की थोड़ी सी खुली थी। तो मैं खिड़की पूरी तरह से खोलकर अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा देखकर मेरे पूरी तरह से होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर 10-12 लोग जो पूरी तरह से सफेद कपड़े में लिपटे हुए थे, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा झगड़ रहे थे। वो एक दूसरे को मार रहे थे। मैं घबराते हुए उन्हें थोड़ा गौर से देखने लगा तो किसी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, किसी के सर से काफी ज्यादा खून आ रहा था, किसी के पेट से खून आ रहा था, किसी की आंखें पूरी तरह से काली थी, किसी के शरीर पर काफी ज्यादा जख्म थे। अंदर का वो डरावना माहौल देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया। वो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा झगड़ रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर मेरे ऊपर गिरी और वो काफी तेजी से उस खिड़की के पास आया जहां पर मैं खड़ा था, और वो अपनी गर्दन दाएं बाएं करते हुए मुझे अंदर आने का इशारा करने लगा। उसे देखकर मैंने काफी तेजी से वो खिड़की बंद की और भागते हुए मैं हॉस्पिटल के पास आया। हॉस्पिटल के पास आने के बाद मैंने बाहर से ही जब हॉस्पिटल के अंदर देखा तो हॉस्पिटल का पैसेज पूरी तरह से सुनसान दिख रहा था। तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं भागते हुए रूम के पास आया जिस रूम में स्वप्निल के पिताजी को रखा हुआ था। स्वप्निल रूम के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ था। मैं भागता हुआ आता देखकर और मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर स्वप्निल मुझे बोला, अरे रोहित, क्या हुआ? तू काफी घबराया हुआ दिख रहा है। तो मैं उसे बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोस्तों, उसके पिताजी की वजह से वो पहले ही परेशान था, तो मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उस वजह से मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं भी उसके साथ उस बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करके बैठे बैठे ही हम दोनों को भी नींद आ गई और हम दोनों सो गए। हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि हॉस्पिटल में लोग आना जाना कर रहे हैं। मैंने घड़ी में देखा तो अब सुबह के 7 बजे थे। फिर हम दोनों भी स्वप्निल के पिताजी के पास गए तो उन्हें अब काफी अच्छा लग रहा था। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने स्वप्निल के पिताजी को चेक किया तो वो बोले कि अब आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। फिर हम तीनों भी हॉस्पिटल के बाहर आए तो स्वप्निल के पिताजी स्वप्निल को बोले, बेटा स्वप्निल, मैं अभी बाइक पर नहीं आऊंगा क्योंकि शायद मुझे बराबर से बाइक पर बैठना नहीं जमेगा। तो एक काम करो, वो पास में जो ऑटो दिख रहे हैं उसको बुला लो। दोस्तों, हॉस्पिटल के पास ही 2-3 ऑटो लगे हुए थे, तो मैंने एक ऑटो वाले को आवाज देकर ऑटो बुलाया। फिर स्वप्निल और उसके पिताजी ऑटो में बैठकर रूम पर चले गए। फिर मैं भी मेरी बाइक के पास आया और बाइक शुरू करके मैं हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा था। लेकिन तभी मुझे रात की उस घटना के बारे में याद आया तो मेरी नज़र हॉस्पिटल के वॉचमैन पर गिरी। वो हॉस्पिटल का वॉचमैन काफी बुजुर्ग लग रहा था, तो मैं उनके पास जाकर उन्हें बोला, अंकल, हॉस्पिटल के पीछे जो घर है वो किसका है? तो वो मुझे बोले, बेटा हॉस्पिटल के पीछे तो किसी का भी घर नहीं है। तो मैंने उस अंकल को रात की सारी बात बताई तो वो मुझे बोले, बेटा 10 साल पहले यह हॉस्पिटल काफी छोटा था और इस हॉस्पिटल का मुर्दाघर इस हॉस्पिटल के पीछे ही था। लेकिन कुछ दिनों बाद इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग काफी बड़ी की और उसमें एक मुर्दाघर भी बनाया गया। फिर हॉस्पिटल के पीछे जो मुर्दाघर था उसे पूरी तरह से तोड़ा गया। मुर्दाघर के कुछ लाशों को निकाला गया, लेकिन कुछ लाशें इतनी सड़ चुकी थी कि उन्हें हाथ लगाना भी नामुमकिन था। उस वजह से उन लाशों सहित उस हॉस्पिटल के मुर्दाघर को पूरी तरह से तोड़ा गया। लेकिन बेटा, जब कभी भी अमावस की रात होती है तो वो मुर्दाघर देर रात को कई लोगों को दिख चुका है, और जो कोई भी रात को अगर उस घर में जाता है वो जिंदा बचकर नहीं आता है। बेटा, उन अंकल जी की बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा घबराया और अपने रूम पर चला आया। मैंने जब कैलेंडर पर देखा तो कल रात अमावस थी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए।
आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।